नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइन की ओर। अब और सिक्योर हुआ आपका आधार कार्ड। UIDAI ने आधार में जोड़ा एक और सेफ्टी फीचर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा मौसम पूर्वानुमान में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग की बड़ी संभावना। MSP को लेकर हुआ बड़ा फैसला, किसानों के चेहरे पर आ जाएगी खुशी। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान, ट्रेन में भरकर गुजरात से मंगवाएंगे प्याज। अब देश में नहीं होगी खाद की किल्लत, उर्वरक आयात में बम्पर इजाफा। सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा अब नहीं होगी सिंचाई की कोई समस्या। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का बड़ा कदम। हिमाचल में चेरी की फसल पर सूखे की मार, किसान परेशान। भारत को 2288 करोड़ रुपए का ऋण देगा जापान। ब्रिटेन में पिज्जा पास्ता के शौकीन में परेशान, 400 रुपए किलो पहुंचा टमाटर। बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, गेहूं की फसल पर दिखने लगा असर। एशिया के सबसे बड़े प्याज मंडी APMC में किसानों ने प्याज की नीलामी पर लगाई रोक। वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही भारत की कीमत। सरकार शुरू करेगी फल निर्यात पर नई योजना, किसानों की बढ़ेगी आय। दिल्ली में हर दिन बढ़ रहा पारा, पहाड़ी इलाकों में बारिश की चेतावनी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आधार कार्ड आजकल एक बेहद महत्वपूर्ण पहचान पत्र ID कार्ड बन चुका है। ऐसे में आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI समय समय पर इससे जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए कई तरह के सेफ्टी फीचर जारी करती रहती है। अब UIDAI ने एक और सुरक्षा तंत्र बनाया है जिससे आधार से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। UIDAI ने इस फीचर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड नया सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें फिंगर म्यूनिशिया और फिंगर इमेज जैसे टूल्स के जरिए ये चेक किया जा सकेगा कि आधार कार्ड को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति सही है या नहीं। इस नए सिक्योरिटी फीचर के बारे में जानकारी देते हुए सोमवार को UIDAI ने बताया कि इससे आधार ऑथेंटिकेशन को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। UIDAI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस 2 चरण के सेफ्टी फीचर के जरिए अब आधार से जुड़े लेन देन को और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लाइसेंस यानी वास्तविकता के बारे में पता चल जाएगा। इससे साइबर धोखाधड़ी करने वालों का पता लगाकर उन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मौसम पूर्वानुमान में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच सहयोग की बड़ी संभावना है। वही आज नई दिल्ली में 4थी मौसम एवं जलवायु विज्ञान सेवा हेतु सहभागिता भारत क्लाइमेट साइंस फॉर सर्विस पार्टनरशिप की वार्षिक विज्ञान कार्यशाला 2023 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने आगे कहा, न केवल दोनों देश एक ही गोलार्ध में है बल्कि ब्रिटेन के साथ काम करना इसलिए भी आसान है क्योंकि हमारे संबंधों में सहजता का स्तर ऊंचा है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही देशों के नागरिक ऐसी समान स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें मौसम की भविष्यवाणी सहित विभिन्न विषयों को एक सामान्य दृष्टिकोण से देखने पर विवश करते हैं। वही आगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौसम की भविष्यवाणी सटीक मॉडलिंग का विज्ञान बन गया है और इसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और डेटा समावेशन शामिल है। निरंतर सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान सामान्य नागरिक के जीवन का एक और अनिवार्य अंग बन चुका है। मध्य प्रदेश में बजट से पहले ही किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। सरकार ने 28 फरवरी को खत्म हो रही MSP पर बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे उन किसानों को फायदा होगा जो किस कारण से अभी तक अपना पंजीयन नहीं कर पाए थे। ऐसा सरकार ने पिछली बार की तुलना में किसानों के कम पंजीयन के कारण किया है। गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 28 फरवरी आखिरी तारीख तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 5 मार्च तक कर दिया गया है, यानी किसानों को पंजीयन के लिए और 5 दिन का समय मिल गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसान का पंजीयन खुद मोबाइल द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों में करा सके।
इसके लिए उन्हें जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को गुजरात में भावनगर में किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक ट्रेन भेजकर उनके प्याज की पैदावार को खरीदेगी ताकि उन्हें नुकसान न हो। भावनगर जिले के अनेक किसानों ने यहां सर्किट हाउस में मान से मुलाकात की और उनकी समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध किया। देश का उर्वरक आयात इस साल जनवरी में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3.9% बढ़कर 19.04 लाख तक हो गया है। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। देश ने जनवरी 2022 के दौरान 18.33 लाख टन उर्वरकों का आयात किया था। ताजा आंकड़ों के अनुसार 19.04 लाख टन की कुल आयात 10.65 लाख टन यूरिया, 5.62 लाख टन DAP और 1.14 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP और 1.63 लाख टन मिश्रित उर्वरक शामिल है। पिछले साल के इसी महीने में देश ने 12.48 लाख टन यूरिया, 2.45 लाख टन DAP और 3.40 लाख टन MOP का आयात किया था। इसमें MOP का आयात कृषि और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए किया गया था। आंकड़ों में दर्शाया गया है कि इस साल जनवरी के दौरान घरेलू उर्वरक उत्पादन भी बढ़कर 39.14 लाख टन हो गया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 32.16 लाख टन रहा था। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कृषि में पानी के प्रभावी तरीके से इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल योजना शुरू की गई है और सूक्ष्म सिंचाई से राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादन में 52% की वृद्धि हुई है। यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि जल संरक्षण और उसके बुद्धिमानूपन और किफायती इस्तेमाल के लिए सूक्ष्म सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। खट्टर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रति बूंद अधिक फसल योजना शुरू की है और इसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के जरिए कृषि में जल का प्रभावी इस्तेमाल करना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कृषि के लिए बहुमूल्य है। इसके जरिए समान जल स्रोत से अधिक रकबे की सिंचाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करने वाले को 70% तक और किसान समूह के सदस्यों को 85% तक का जलाशय बनाने के लिए मदद दे रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर केंद्रित है। वैसे तो भारत में बड़े पैमाने पर किसान खेती के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि कई बार प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि आंधी, तूफान, अत्यधिक बारिश या फिर अन्य आपदाओं के कारण किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वही किसानों को बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC अर्गो अब तक प्रेरित है। वही HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की मदद की। बीमा योजनाओं के लिए एक विस्तृत श्रृंखला के लिए व्यापक बीमा की पेशकश पर किसान हमेशा HDFC अर्गो को पहले दृष्टिकोण पर अपनाते हैं। तो वही HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने एक ऑडियो बुक भी पेश किया है। कंपनी इंश्योरेंस को और आसान, किफायती और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही यहाँ वादों को निभाया जाता है, क्लेम पूरे किए जाते हैं, वही लोगों के भरोसे को पूरी ईमानदारी से मजबूत किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की चेरी पर इस साल सूखे की मार पड़ने का अंदेशा है और बगीचों में नमी न होने के कारण चेरी उत्पादकों को इस साल उत्पादन प्रभावित होने का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, सूखे के कारण हिमाचल की चेरी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। वही प्रदेश में सालाना 300 से 350 मीट्रिक टन चेरी का उत्पादन होता है। इस साल सर्दियों में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे के कारण 25 से 50 मीट्रिक टन तक चेरी उत्पादन घट सकता है। वही जापान महाराष्ट्र में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट्स और मिजोरम में सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के लिए भारत को 2288 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है, जापान ने महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए 30.755 बिलियन जापानी येन करीब 1728 करोड़ रुपए और मिजोरम में सेंटर को विकसित करने के लिए 9.918 बिलियन जापानी येन करीब 560 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। बयान में यह कहा गया है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुंबई को नवी मुंबई से जोड़कर महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे ट्रैफिक जैम को कम करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ऋण की यह तीसरी किस्त है। भारत और जापान के बीच 1958 से द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक और लंबा इतिहास रहा है।
उपयुक्त सेंटर का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के साथ साथ मानव संसाधन का विकास करना है। वह ब्रिटिश लोग फिलहाल टमाटर, खीरा और मिर्च जैसे सब्जियों की तंगी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में तो सब्जियों की दुकानों पर कई दिन से टमाटर नहीं पहुंचे हैं। जहां पहुंच भी रहे हैं वहां टमाटर के भाव बहुत बढ़े हुए हैं। वह ब्रिटेन में ऑनलाइन सब्जियों के ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने वाली कई वेबसाइटों पर टमाटर के भाव 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। पिछले सप्ताह बुधवार को ब्रिटेन के सभी बड़े सुपरमार्केट समूह ने ग्राहकों के सलाद खरीदने पर सीमा भी लागू कर दी है। इसे लेकर ब्रिटिश खाद्य आपूर्ति मंत्री थेरेसी कैफे ने लोगों से कहा है कि जब तक टमाटर नहीं मिले शलजम खाकर काम चलाए। इसे लेकर काफे ने यह भी कहा है कि हमें देश की विशेष परिस्थितियों का ख्याल रखने की जरूरत है। इस वक्त टमाटर और खीरा के बारे में सोचने के बजाय परंपरागत कंद जैसे शलगम खाने चाहिए, जो इस मौसम में ब्रिटेन में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। कम उत्पादन बना वजह है और ब्रिटेन और नीदरलैंड में बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। वही सर्दियों के दौरान इन सब्जियों का उत्पादन बहुत कम हो गया है। दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से आपूर्ति कम होने की वजह से ये हालात है। वही करनाल में बढ़ती गर्मी के चलते अब गेहूं की फसल पर असर दिखना शुरू हो गया है, जिससे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की चिंताएं और भी बढ़ गई है। क्योंकि इस बार सर्दी पाला कम समय तक रहा है, इसलिए कहीं न कहीं असर फसल पर पड़ा है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो आने वाले सप्ताह में तापमान में गिरावट आ सकती है और 25 मार्च तक मौसम भी फसल के अनुकूल रहेगा, जिससे फसल भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। वही किसानों का कहना है कि अभी गर्मी तेज होने लगी है, यदि बारिश हो जाती है तो फसल पर असर कम पड़ता है। अगर बारिश नहीं होती है तो फसल की पैदावार कम होगी। फसल में जब सिंचाई की जाएगी तो तेज हवा के कारण गेहूं के ढहने का खतरा बना रहेगा। अगर फसल ढह जाती है तो उसका बुढ़ झड़ जाता है और बुढ़ झड़ने पर फसल की पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। वह महाराष्ट्र के लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति में प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट से नाराज किसानों ने सोमवार को प्याज की नीलामी रोक दी है। वो एपीएमसी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। वही प्याज की प्रति किलो कीमत घटकर 2 से 4 रुपए प्रति किलो रह गई है, जिससे किसान नाराज है। वही प्याज उत्पादकों के एक और प्रतिनिधि ने कहा है कि सरकार को तुरंत 1500 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का अनुदान घोषित करना चाहिए। साथ ही उनकी उपज को 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदना चाहिए, अन्यथा वे नासिक जिले के लासलगांव एपीएमसी में नीलामी फिर से शुरू नहीं होने देंगे। अमेरिका के विदेश विभाग के एक और वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारत अमेरिका संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की उप सहायक विदेश मंत्री नेसी इजो जैक्सन ने पिछले सप्ताह सिलिकॉन वैली की एक यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के नेताओं एवं स्थानीय भारतीय पत्रकारों से कहा था कि G20 की भारत की अध्यक्षता से देश को हर क्षेत्र में तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। वो जैक्सन ने आगे कहा है कि जब हम G20 में भारत की अध्यक्षता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत अमेरिका संबंध में भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम एशिया अमेरिकी मूल हवाई वासी और प्रशांत द्वीप के लोगों पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरियो ने आयोजित किया था। इसमें विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोगों से मुलाकात की, उन्हें भारत अमेरिका संबंधों के बारे में जानकारी दी और अमेरिका में भारतीय समुदाय के महत्व को समझाया। सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। इसी क्रम में सरकार बागवानी फसलों जैसी फल, फूल, सब्जी आदि की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, अब राजस्थान सरकार चाहती है कि राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित फलों का निर्यात विदेशों को किया जाए ताकि किसानों की आय बढ़ सके। हालांकि कई राज्यों से विदेशों में बागवानी फसलों का निर्यात किया जाता है, लेकिन इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी को न के बराबर देखा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फलों का विदेशों में निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। इससे राज्य के किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक मार्च की पहली तारीख से ही देश के कुछ इलाकों में मौसम का बदलाव देखा जा सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभी भी रात के समय सर्दी जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जैसे कि जैनपुर, शामली और सहारनपुर के ज्यादातर इलाकों में अभी भी सुबह और रात के समय सर्दी बनी हुई है।
जहां के लोगों ने अभी भी रात के समय रजाई नहीं रखी है। अगर आप इन इलाकों में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के रहने वाले लोग अभी भी रात और सुबह के समय शॉल को लपेटे हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वही लोगों ने अपने घरों में अब पंखे चलाना शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, वही न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में इस समय कुछ इलाकों में 94% से 28% तक के बीच दर्ज किया जा सकता है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च की पहली तारीख को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना जताई है और साथ ही कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है, जहां एक तरफ देश के ज्यादातर इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वही पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन दिन के समय तापमान सामान्य स्तर पर है। वही मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। वो इसके अलावा ये भी चेतावनी जारी की है कि 28 फरवरी यानी आज से 2 मार्च तक पंजाब के इलाकों में भी हल्की से बारिश की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।